हेलो फ्रेंड्स, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जनवरी 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जिसमें मराठाओं की हार हुई थी और पेशवा बालाजी बाजीराव के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। उनके बेटे विश्वास राव, भाई शमशेर और सदाशिव राव के अलावा कई सारे मराठा चीफ्स भी इस बैटल में मारे गए थे। इस बैटल के अराउंड 6 महीने के बाद खुद पेशवा बालाजी बाजीराव भी चल बसे थे। पेशवा की कुर्सी खाली हो गई थी और रघुनाथ राव को लग रहा था कि अब पेशवा उसको बनाया जाएगा। बट अगले पेशवा बने बालाजी बाजीराव के पुत्र माधवराव। माधवराव मात्र 16 साल की उम्र में पेशवा बन गए थे, मगर कम उम्र के बावजूद माधवराव एक जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुए। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की हार में हुए लॉसेस को माधवराव ने जल्दी ही रिकवर कर दिया और मराठा एम्पायर की खोई हुई पावर और प्रेस्टीज विद इन अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स वापस लौट चुकी थी। मराठा कॉन्फेडरेसी के चीफ्स भी माधवराव फर्स्ट के नेतृत्व में बढ़िया कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे थे। पेशवा खुद तो स्ट्रांग थे ही, होलकर और सिंधिया जो मराठा चीफ्स थे वो भी काफी पावरफुल थे। बट ये रघुनाथ राव लगातार कुछ ना कुछ प्लानिंग और प्लॉटिंग में लगा रहता था ताकि कैसे भी कर ये पेशवा बन जाए। माधवराव को जब इसके बारे में पता चला कि चाचा जी जो है वो मान नहीं रहे हैं, तो माधवराव ने इसे कंट्रोल करने के लिए शनिवार वाड़े में हाउस अरेस्ट करवा दिया। बट 1772 में माधवराव की ट्यूबरक्लोसिस से मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु मराठा एम्पायर के लिए घातक साबित हुई और इनके बाद इनके भाई नारायण राव को पेशवा बनाया गया। इनके पेशवा बनने के बाद रघुनाथ राव को हाउस अरेस्ट से रिलीज कर दिया गया। बट पेशवा नारायण राव कोई खास स्ट्रांग पेशवा नहीं थे और जब पेशवा ही स्ट्रांग नहीं है तो उसके अंडर में काम करने वाली जो मराठा कॉन्फेडरेसी है वो भी ऑब्वियसली इनके कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो उनका कंट्रोल जो है वो मराठा कॉन्फेडरेसी से थोड़ा लूज हो गया। और दूसरी तरफ रघुनाथ राव जो अब हाउस अरेस्ट से बाहर आ चुका था, वो अब पेशवा बनने के लिए और ज्यादा वेट नहीं कर सकता था। उसने 1773 में एक कॉन्स्पिरेसी के तहत नारायण राव की हत्या करवा दी और खुद को पेशवा घोषित कर दिया। अब ये बात छुपने वाली तो थी नहीं, सबको पता था कि उसने अपने भतीजे नारायण राव की हत्या करवाई है ताकि वो खुद पेशवा बन सके। लोग जो है उसे पेशवा के रूप में पसंद नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट कुछ मिनिस्टर्स भी उसके खिलाफ थे। और जब नारायण राव की पत्नी गंगाबाई ने नारायण राव की मृत्यु के कुछ महीनों के बाद साल 1774 में नारायण राव के बच्चे को जन्म दिया, तो मराठा एम्पायर के एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर थे उस समय, नाना फडणवीस। उन्होंने मुहिम शुरू की कि इस बच्चे को पेशवा बनवाया जाए। इस बच्चे का नाम रखा गया सवाई माधवराव, यानी 1¼ माधवराव, यानी ये माधवराव से भी 1.25 गुना तेज बच्चा था। ऐसा नाम रख दिया उन लोगों ने और कहा गया कि नारायण राव के बाद लीगली सवाई माधवराव को ही पेशवा बनाया जाना चाहिए। और इस मुहिम में नाना फडणवीस के साथ आ गए पावरफुल मराठा चीफ तुकोजी होलकर और महादजी शिंदे। इसके बाद मराठा एम्पायर के कुछ और पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोगों ने भी नाना फडणवीस के नेतृत्व में एक काउंसिल बना ली, जिसे बार भाई काउंसिल कहा जाता था। इसमें नाना को मिलाकर टोटल 12 लोग थे और ये जो तुकोजी होलकर, महादजी शिंदे वगैरह, ये सब भी इसमें शामिल थे और इनका उद्देश्य था सवाई माधवराव को पेशवा बनवाना। और वो टाइम भी बहुत जल्दी आ गया जब बारवाई काउंसिल इस मुहिम में कामयाब हो गए और इन्होंने सवाई माधवराव को पेशवा घोषित कर दिया। सवाई माधवराव को माधवराव टू के नाम से भी जाना जाता है। माधवराव टू मात्र 40 दिन के थे जब वो पेशवा बने और उधर उनके चाचा जी वो 40 साल के हो चुके थे और उनको कोई पेशवा नहीं बनवा रहा था। अब ये जो 40 महीने का बच्चा है ये तो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल नहीं सकता, तो इनके बिहाफ पर नाना फडणवीस और बारभाई काउंसिल इस पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर रहे थे मराठा एम्पायर के। अब ये जो बंदा है राघोबा, ये मानने वालों में से तो था नहीं। ये तब नहीं रुका जब माधवराव था, उसको इसको हाउस अरेस्ट कराना पड़ा और उसके बाद नारायण राव की तो इसने हत्या करवा दी। तो ये 40 दिन के इस बच्चे को छोड़ेगा? तो इसने सोचा कि भाई ऐसे काम बनेगा नहीं। तो इसने क्या किया कि साल 1775 में भागकर सूरत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्बे काउंसिल से मिला और उनसे मदद मांगी। ये जो राघोबा है ये चाहता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी पेशवा बनने में मदद करे। बट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्री में तो मदद करेगी नहीं, ऑब्वियसली उनकी भी थोड़े बहुत डिमांड्स होंगी। अब राघोबा को किसी भी हाल में पेशवा बनना था, तो उसने जो मांगा वो दे दिया। राघोबा ने सालसेट और बेसाइन ब्रिटिशर्स को देना तय कर लिया। ये जो सालसेट है ये बेसिकली वो एरिया है जहाँ पे मुंबई, थाने, ये सब एरियाज हैं। इसके अलावा सूरत और भरूच के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनसे मिलने वाले रेवेन्यू को भी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ शेयर करने के लिए तैयार हो गया था। अब ये तो वो चीज़ें हुई जो ये ब्रिटिशर्स को ऑफर कर रहा था। अब ब्रिटिशर्स इसको क्या दे रहे थे?
तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि तुम एक काम करो, हमारे 2500 सोल्जर्स ले जाओ। तो रघुनाथ राव को यही चाहिए था कि कोई उसको सपोर्ट करे और जाकर ये पेशवा से लड़े। तो ये थी ट्रीटी ऑफ सूरत। यहाँ पर इसने कुछ चीज़ें ब्रिटिशर्स को दी और ब्रिटिशर्स ने इसके बदले इसको मिलिट्री सपोर्ट दे दिया था। तो ये जो ट्रीटी ऑफ सूरत थी, ये सूरत में हुई थी, 1775 में हुई थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्बे काउंसिल और राघोबा के बीच हुई थी। तो इस ट्रीटी की एक कॉपी जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल काउंसिल में भी भिजवाई गई, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद से बंगाल की जो काउंसिल थी उसके पास सुपरविजरी पावर आ चुकी थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी की। तो ये लोग जो भी करते थे वहां से स्टंप या ठप्पा लगता था। तो सूरत ट्रीटी के बाद रघुनाथ राव और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्नल कीटिंग्स अपनी फोर्सेस के साथ मराठाओं की तरफ बढ़ने लग गए। अब ये लोग जो है मराठाओं की तरफ बढ़ रहे थे अपनी फोर्सेस लेकर, तो ऑब्वियसली मराठा भी अपनी डिफेंस में किसी न किसी को तो भेजेंगे। तो मराठाओं की तरफ से डिफेंड कर रहे थे हरिपंत फड़के। तो ये दोनों फोर्सेस आमने सामने आ गई और मार्च 1775 में शुरू हो गया फर्स्ट एंग्लो मराठा वार्स। अब ये जो हरिपंत फड़के थे, इन्होंने जो है गुरिल्ला वार के जरिए ब्रिटिश फोर्सेस की हालत खराब कर दी। और ये वॉर अभी चल ही रहा था कि उधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बंगाल काउंसिल थी, जहाँ पे वो लेटर भेजा गया था कि ये ट्रीटी हमने साइन कर दी है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस ट्रीटी को पूरी तरह से नकार दिया। और वॉरेन हेस्टिंग्स ने तुरंत जो है बॉम्बे काउंसिल को ये वॉर स्टॉप करने के निर्देश भेज दिए। अब ये तो हो नहीं सकता कि ब्रिटिश फोर्सेस ही पीछे हट जाएं, मराठा भी तो वहां पे लड़ रहे हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने मराठाओं को भी एक मैसेज भेजा कि भाई साहब आप जो है वो आप रुक जाइए, हम यहाँ पर वॉर रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रिटिश फोर्सेस ऑलरेडी पीछे हट रही हैं, तो आप एक काम करो, हम लोग आपके साथ एक फ्रेंडली ट्रीटी साइन करेंगे। और इस काम के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने कर्नल अपटन को मराठाओं के पास भेजा। और इस तरह साल 1776 में ब्रिटिश और मराठाओं के बीच ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुई, जहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये माना गया कि वो सवाई माधवराव को पेशवा रिकॉग्नाइज करते हैं। ये इस ट्रीटी का आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि इससे पहले वो रघुनाथ राव का सपोर्ट कर रहे थे। तो इसका मतलब सीधे सीधे ये भी है कि वो लोग सवाई माधवराव को पेशवा नहीं मानते होंगे, राइट, क्योंकि वो रघुनाथ राव को पेशवा बनवाने के लिए ये फाइट कर रहे थे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था इस ट्रीटी का। और उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि जो मराठाओं की टेरिटरीज हमने एक्वायर कर लिया ड्यूरिंग दिस वॉर, उसको भी हम रिटर्न कर देंगे। इसी के साथ साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह भी बात मान ली कि वो मराठाओं के किसी भी दुश्मन के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, इंक्लूडिंग राघोबा। अब ये जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर है, ये राघोबा के लिए तो बहुत ही बैड साबित हुई, क्योंकि मराठाओं के साथ उसकी पहले दुश्मन चल रही है और ब्रिटिशर्स सब बोल रहे हैं अब हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तो अब राघोबा का क्या होगा, तो इस बारे में भी इस ट्रीटी में बात हुई। तो मराठाओं ने कहा कि आप उसकी चिंता मत करो, हम इसे देख लेंगे, हमारा ही आदमी भाई है तो मराठा ही। तो हम एक काम करेंगे, हम इसको एक ऑफर देते हैं कि अगर ये अपनी आर्मी को डिसबैंड करता है तो हम इसको 25,000 रुपये महीना की पेंशन दे देंगे। 25,000 रुपये महीना इसके लिए बहुत है, इसके खर्चे वर्चे चलते रहेंगे और अपना रिटायर हो जाए, आराम से जिए। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसमें और भी पॉइंट्स हैं। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन और भी हुआ, और वो ये था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि राघोबा ने हमारे पास सालसेट और बसाइन देने की बात की थी। तो मराठाओं ने कहा यार सालसेट नहीं दे सकते यार, क्या बात कर रहे हो, सालसेट थोड़ी ना दे देंगे तुम्हें, दूसरी टेरिटरी ले लो 3 लाख रुपए तक की। तो ये बात भी तय हो गई। तो ये थी ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बावजूद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो राघोबा को अपने साथ ही रखे हुए थे, जबकि उन्होंने वादा किया था कि वो राघोबा या फिर मराठाओं के किसी भी दुश्मन को अपने साथ नहीं रखेंगे, राइट। और ये जो राघोबा है, ये लगातार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उकसाते रहता था कि मराठाओं पे अटैक करो, अटैक करो। अब ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद मराठाओं के दिमाग में एक बात बिल्कुल साफ थी कि ये सारा का सारा मैटर इनका इंटरनल मैटर था। राघोबा को पेशवा बनना था, राघोबा भी हमारा आदमी है भैया, मराठा है वो भी, तो ब्रिटिशर्स का इसमें कोई मतलब ही नहीं है, वो कहाँ से आ गए बीच में। और रूट कोज ये निकल के आया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शायद ये लगने लगा है कि वो मराठाओं के साथ टक्कर ले सकते हैं। तो मराठाओं की अब कोशिश ये थी कि वो अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करें, और इतना ज़्यादा इम्प्रूव करें कि अगली बार अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनके सामने आए तो खड़ी ना हो पाए। इसके लिए उन्होंने 1777 में फ्रांस के साथ एक फ्रेंडली ट्रीटी साइन कर ली। अब ये जो फ्रांस के साथ फ्रेंडली ट्रीटी इन लोगों ने साइन की थी, इसका मेन मतलब ये था कि ये अपनी आर्मी को थोड़ा और इम्प्रूव करें, राइट। तो इस ट्रीटी में ये तय हुआ कि मराठाओं को 2500 यूरोपियन सोल्जर्स मिलेंगे और इसके अलावा 10,000 लोगों को यूरोपियन लाइंस पे ट्रेन किया जाएगा। और इसके बदले मराठाओं ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को वेस्ट कोस्ट पर एक पोर्ट दे दिया।
अब ये बात भी कोई छुपने वाली तो थी नहीं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पर स्ट्रांगली रिएक्ट किया और मराठाओं की तरफ से की गई इस फ्रेंडली ट्रीटी को ना सिर्फ उन लोगों ने कंडेम किया बल्कि मराठाओं पे अटैक ही कर दिया। अब इस अटैक को डिफेंड करने के लिए मराठाओं की तरफ से महादजी शिंदे जो है वो सामने आ गए। महादजी शिंदे ने एक बहुत ही खतरनाक चाल चली। उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को लालच दिया कि वो तालेगांव के पास में जो घाट्स हैं वहां पे मराठाओं पे अटैक कर दें। बट जैसे ही ब्रिटिश आर्मी ने अटैक किया, महादजी शिंदे की पूरी फोर्सेस उन पर टूट पड़ी और इसी के साथ साथ खपोली में ब्रिटिश आर्मी ने जो अपने सप्लाई बेस बनाया हुआ था उसे भी मराठाओं ने उड़ा दिया। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भागने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। वो भागकर जो है वडगांव के पास पहुंच गए, बट मराठाओं ने उन्हें वडगांव में पूरी तरह से घेर लिया और यहाँ पर 1779 में ब्रिटिश फोर्सेस को सरेंडर करना पड़ गया। और यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वडगांव की ट्रीटी साइन करनी पड़ी, जिसके हिसाब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठाओं की जितनी भी टेरिटरीज ऑक्यूपाई की है 1775 से, सब की सब वापस करनी पड़ी। यहाँ पर जो ब्रिटिश फोर्सेस ने सरेंडर किया था, इनके साथ रघुनाथ राव भी थे, तो रघुनाथ राव भी पकड़े गए। अब जब रघुनाथ राव को पकड़ा तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया। उन्होंने बोला कि हाँ भैया, मैं मानता हूँ कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मराठाओं पर जो भी अटैक वटैक हो रहे हैं ये सब मैं ही करवा रहा हूँ। तो मराठाओं ने कहा कि ठीक है भैया, अब जो भी कर रहे हो तुम सही है, अब इन सबको बंद करो। कि आप यार रिटायर क्यों नहीं कर जाते हो, आप झांसी चले जाओ, वहाँ तुम्हें हर महीने पेंशन देते रहेंगे। अरे चले क्यों नहीं जाते हो तुम। तो राघोबा ने कहा यार कि मैं चले तो जाऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं तो कभी पेशवा बन नहीं पाया, लेकिन कम से कम जो मेरा बेटा है उसको पेशवा के एडमिनिस्ट्रेशन में तो रख लो। क्या करेगा वो थोड़ा ना रिटायर हो सकता अभी से। तो मराठाओं ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा जो बेटा है बाजीराव टू, उसको हम जब बड़ा हो जाएगा तो पेशवा के एडमिनिस्ट्रेशन में रख लेंगे, उसकी चिंता मत करो। तो वडगांव में तो ट्रीटी साइन हो गई, बट वहां वॉरेन हेस्टिंग्स ने वडगांव की ट्रीटी को मानने से ही मना कर दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा कि बेटा तुम हमसे सरेंडर करवाओगे। तो उसने 3 डिफरेंट फोर्सेस भेजी, एक कर्नल गोडार्ड के नेतृत्व में, दूसरी कैप्टन पॉपम के और तीसरी जनरल कैमैक के नेतृत्व में। इनकी फोर्सेस जहां घुस रही थी बस कैप्चर करते हुए जा रही थी। कर्नल गोडार्ड ने फरवरी 1779 में अहमदाबाद को कैप्चर कर लिया। उसके बाद कैप्टन पोपम ने अगस्त 1780 में ग्वालियर कैप्चर कर लिया। उसके तुरंत बाद दिसंबर 1780 में खबर आई कि कर्नल गोडार्ड ने बसाइन को भी कैप्चर कर लिया। फिर इसके बाद जो खबर आई उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं था। जनरल कैमेक ने सिप्री के युद्ध में महादजी शिंदे को हरा दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा कि ठीक है, अब इतना ही काफी है, रुको। वॉरेन हेस्टिंग्स को पता था कि नाना फडणवीस से अगर अपनी शर्तों पर ट्रीटी को साइन करना है तो महादजी शिंदे को नाना से अलग करना होगा, और वॉरेन हेस्टिंग्स ने यही किया। उसने महादजी को हरा तो पहले ही दिया था, उसकी टेरिटरीज को भी कैप्चर कर लिया था। तो महादजी को बुलाया और उसके साथ अलग से एक पीस एग्रीमेंट साइन किया। ये जो पीस एग्रीमेंट था ये अक्टूबर 1781 में किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा कि देखो, तुम्हारी जितनी भी टेरिटरीज हैं वो सब तुम्हें वापस कर दी जाएंगी, बस तुम्हें एक काम करना है कि पेशवा और कंपनी के बीच में आप जो है मीडिएटर का काम करो। ये बहुत ही ज़बरदस्त चाल थी, क्योंकि महादजी जो है वो अब बेसिकली मराठाओं के साथ नहीं बल्कि ड्यूरिंग द ट्रीटी एज अ न्यूट्रल इंसान की तरह काम करेगा। इनके साथ ये अलग से ट्रीटी करने का पर्पस ही ये था कि इनको नाना फडणवीस से अलग कर दिया जाए और ये बेसिकली न्यूट्रल इंसान की तरह इस ट्रीटी में पार्टिसिपेट करें जो मराठा और पेशवा के बीच में होने वाली है। ये था मेन पर्पस। और इन परिस्थितियों में मराठा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच साइन हुई ट्रीटी ऑफ सालभाई, जहां पर सबसे पहली टर्म तो यही थी कि सालसेट जो है वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पोजीशन में रहेगा। बट मराठाओं के लिए थोड़ी सी राहत यहाँ पर इस बात से थी कि 1776 से जितनी भी टेरिटरीज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉन्कर की थी वो सब मराठाओं को वापस मिल रही थी। इसके बाद मराठाओं ने कहा कि वडगांव की ट्रीटी आपने मानने से मना कर दिया था, लेकिन हमारी बात हो गई थी रघुनाथ राव से और रघुनाथ राव तैयार है कि वो रिटायर हो जाएगा और हम उसे पेंशन देते रहेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि हमें क्या मतलब है, जहाँ भेजना भेजो इसको। तो वडगांव की ट्रीटी का जो ये पॉइंट था रघुनाथ राव से रिलेटेड, वो यहाँ पर भी डाल दिया कि भाई इसको हम पेंशन पे रख देंगे। अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हुआ ट्रीटी ऑफ सालबाई में। यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि यार ये नहीं चलेगा कि आप किसी दूसरे यूरोपियन पावर्स के साथ हाथ मिलाते जा रहे हो, यहाँ पे हमारे से ट्रीटी करके जाते हो और फिर वहाँ पे जाके फ्रेंच के साथ हाथ मिलाते हो। तो मराठाओं ने कहा कि ठीक है भाई, अब जो हो गया सो हो गया, अब नहीं करेंगे। तो ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन हो गई और इस ट्रीटी का म्यूचुअल गारंटर जो है वो महादजी शिंदे को बना दिया। बोला कि अगर दोनों पार्टीज में से कोई भी इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रही है तो इसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो महादजी शिंदे की है, उनसे बात की जाएगी। तो ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन हो चुकी थी, सारे गिले शिकवे खत्म हो चुके थे।
तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि आप ट्रेड व्रेड कर सकते हैं हम आपके क्षेत्र में, जो प्रिविलेजेस हमें पहले मिल रही थी वो तो मिलती रहेंगी ना। तो मराठास ने कहा कि हाँ वो सब तो चलता ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे ट्रीट करना है करो, पहले की तरह ही रहेगा वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह ट्रीटी ऑफ सालबाई के साथ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंड हो गया।